welcome to the Sunday special episode of Grooming Daughters. Today's guest is Falguni ji, Falguni Parekh. Welcome, Falguni ji. Thank you, Sabina. Falguni ji has done her MA B.Ed from Mumbai University. She worked as a teacher at MM Girls High School and Raghuvanshi Junior College. She has also done a women's management program from SPJN. She holds a degree in Kathak and folk dance also. She has also learned pranic healing, and her hobbies are writing, dancing, acting, cooking and anchoring. She also has her own YouTube channel, Health is Life Without Medicine. She has won several awards in Karol Petroleum Private Limited for the best quality of products and Business Brand Ratna Award. She has also won Midday Best Garba Auntie Award in 2020. Some of her other activities are taking online classes of children for Gujarati language. She's also the Joint Secretary in Kala Gurjari Sanstha at Vileparle, Cultural Tips to Prishtimarg Pathshala at Andheri East, and she also writes articles on naturopathy in Gujarati newspaper. She also programs a radio station, Akashwani Mumbai Kendra. Welcome, Falguni ji. It is a pleasure to have you. And we also have with us Professor Hiten Mochala, sir. He teaches strategy to our GFMB students, that is Global Family Managed Business students under SPJN School of Global Management. He also is an entrepreneur from last 28 years. Welcome, Hiten, sir. Over to you. थैंक यू सबीना मैडम। और आज सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम हिंदी में होने वाला है और हिंदी में इसलिए होने वाला है कि हमारे साथ आज जो अतिथि विशेष है फाल्गुनी जी, वो कला और संस्कृति में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं आज का हिंदी में प्रोग्राम करना ज्यादा उचित रहेगा। तो वेलकम फाल्गुनी जी, थैंक यू आपके आने के लिए। थैंक यू हितेन भाई एंड थैंक्स समी सर एंड सबीना मैडम। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। तो जैसे दर्शकों ने समझा होगा और जाना होगा सबीना मैडम के इंट्रोडक्शन से कि फाल्गुनी जी कला और संस्कृति में काफी आगे अहम भूमिका निभा रही थी और निभा रही है, लेकिन इस दौरान उनके जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आए हैं और वो उतार चढ़ाव ना सिर्फ कला और संस्कृति के लिए थे पर अपने खुद के फैमिली बिजनेस के लिए भी थे। और इन सभी पहलू में, जीवन के पहलू में फाल्गुनी जी ने काफी अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इनके इंटरव्यू के थ्रू में ये जानना चाहेंगे कि ये सब क्या उतार चढ़ाव थे और किस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो शुरुआत करते हैं ये प्रश्न से फाल्गुनी जी कि कला और संस्कृति में आपका जो इंटरेस्ट रहा और आप आगे में अध्यापिका भी रह चुकी हैं, तो ये जो टीचर रह चुके हैं आप और ये कला संस्कृति, तो ये कहाँ से संस्कार आया आपको, कहाँ से ये आपको मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला करने के लिए? आपके बचपन में क्या हुआ था? हाँ, जब मैं बचपन में जब छोटी थी तब जब स्कूल में मैं जाती थी तब बहुत घबरू किस्म की लड़की थी। यानी एक रूम में से दूसरे रूम में ना जाऊं, अंधेरे से घबरती थी, बोलने में झिझकती थी। तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई तभी मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे, हम लोग गुजराती में बोलते हैं इलोकेशन को, वक्तृत्व, उसमें तुझे पार्ट लेना ही है। बिकॉज दे ऑलवेज कंपेयर विथ मी विथ माई वन कजिन जो बहुत ब्रिलियंट थी, वो मेरे साथ में थी, शी इज नाउ अ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो वो A डिवीजन में, मैं और B डिवीजन में। तो बोलते थे कि नहीं, तुझे भी उसके जैसा बनना है, तू बोल। और मुझे गांधी शिक्षण भवन में लेके गए थे और वहां से मुझे मोटिवेशन मिलना चालू हुआ। बाद में मुझे NCC में ज्वाइन करवाया मेरी मम्मी ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में, कि वहां जाके तू थोड़ा बोल्ड होगी। और फिर वहां तो मेरे बहुत ही अच्छा मुझे ग्राउंड मिला और वहां से मुझे मोटिवेशन मिला। और मैं जब छोटी थी तब घर में, यानी मेरे माहौल में पूरा सब शिक्षिका ही थे, मेरी मासी, मेरी मामी, इवन माय मॉम, मेरी मम्मी भी टीचर थी। तो मुझे भी ऐसे ही सपना देख रही थी, मैं जब भी बड़ी होंगी तभी मैं टीचर ही बनूंगी। और जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तभी मैं टीचर ही खेलती थी, सब लास्ट ईयर की बुक लेके सबको करेक्शन देना, मार्क्स देना, और मेरा एक सपना था कि मैं भी बड़ी होकर टीचर होंगी, क्योंकि मम्मी को छोटे से देखा था कि मम्मी इतना अच्छी तरह से शिक्षिका की भूमिका कर रही है। मासी है, मामी है, सब लोग वो फील्ड में थे। और जब जो जेंट्स है, जो मेरे कजिन्स, मामा, वो सब CA थे और वो तो मेरे बस की बात नहीं थी।
और मैं बहुत बहुत यानी मेहनतू किस्म की लड़की तभी भी थी और आज भी हूँ। तो मैं इतना मेहनत करती थी मगर रिजल्ट एवरेज आता था। और दूसरा, मुझे डांस का बहुत शौक था, तभी से मेरे को वक्तृत्व में मैं ज्वाइंट हुई, फिर मुझे डांस का शौक था। तो डांस का शौक जब भी क्या हुआ कि मेरी मम्मी भी खुद भी बहुत अच्छे गरबे खेलती थी, और हम लोग के घर में से मेरे डैडी का हम लोग को बहुत सहारा मिला, हमेशा सपोर्ट देते थे। तो उस जमाने में तो सुबह 5 बजे तक गरबा का इवेंट होता था, तभी डैडी हमेशा मेरे साथ में रहते थे और हमें प्रोत्साहित करते थे। और एजुकेशन में मम्मी प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि वो भी स्कूल में थी, जो स्कूल में मैं पढ़ती थी वही स्कूल में वो टीचर थी, मगर वहाँ किसी को पता नहीं चलता था कि वो मेरी मॉम है। एक बार बहुत एक इंसिडेंस बताओ तो, संस्कृत के श्लोक पढ़ने थे, तो मुझे श्लोक नहीं आया, तो फिर वापस कंपेरिजन मेरी कजिन से, तो क्यों नहीं आता है, मगज तरी खाओ, क्यों नहीं मगज तरी खाती हो, क्यों याद नहीं रहता है। मैंने कहा नहीं मिस, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, तो कल पेरेंट्स को बुला देना, आपका मम्मी को बुलाना कि मैंने बुलाया है आपको। मैंने ओके। फिर दूसरे दिन मम्मी को लेके गए तो टीचर बोले कि अरे आपकी ये बेटी है, क्योंकि वो प्राइमरी में थी, मैं सेकेंडरी में थी। तो वहां से मीन्स मेहनत करते 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 आगे बढ़ी, और 10th में थी तभी मिर्च मसाला आपने सुना होगा, एक अवार्ड विनिंग फिल्म थी, तभी वहाँ वो गरबे में मैंने पहले पार्ट लिया था। सबसे पहले मेरा वो गरबे में पार्ट, मैंने 2 दिन जाके प्रैक्टिस करके वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो फिर मैंने 11th स्टैंडर्ड से मैंने खुद ने क्लासेस चालू किए, फोक डांस के क्लासेस चालू किए। फिर मैं 11th स्टैंडर्ड से ट्यूशन भी लेती थी, क्योंकि पढ़ाने का तो शौक था, तो मम्मी ने मेरे को दिए थे कि चल तो ट्यूशन से तू चालू कर। तो वो वहां से ही, क्योंकि हम लोग बहुत, क्योंकि मम्मी डैडी ने उस टाइम में लव मैरिज किए हुए थे, और तभी उन लोग ने फैमिली के उसके खिलाफ आके मम्मी डैडी ने लव मैरिज किए थे, तो शून्य में से उन लोग ने भी सब चालू किया था। तो वो लोग बोलती थी कि नहीं तू अपने आप से थोड़ा, जो बहुत कुछ आता है, तेरे को टीचर बनना है तो अभी स्टार्ट कर। और फिर हम लोग ने वहाँ से ट्यूशंस चालू किए, और मैं ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलने लगा मम्मी की तरफ से एजुकेशन के लिए, और डैडी के तरफ से ये सब कल्चरल एक्टिविटी में, कि नहीं तुझे डांस सीखना है, डांस करना। हाँ, मगर एक बात बोलना चाहूंगी हितेन सर, कि एक बार ऐसा हुआ था जब भी मैं SY BA में थी, तो तभी यहाँ पे पारला में विजय ड्रामाटिक एकेडमी का कोर्स चालू हुआ था। तो मैं और मेरी बहन जाके वहाँ तो एडमिशन लेके आए, वहाँ एडमिशन लेके आए, तो घर पे आए तो डैडी ने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, गुजराती कल्चर में तेरे को ड्रामा करना है, अभी ड्रामा नहीं करना है। तो वो तभी उन्होंने मेरे को ना बोल दिया, तभी मुझे बहुत रंज हुआ था कि मुझे ये करने नहीं मिला, जो अभी मैं ये स्टेज पे, अभी ये उम्र में, अभी मैं लास्ट 2 साल से कर रही हूँ मैं ड्रामेटाइजेशन। तो ना बचपन से ऐसा ही था कि बस मुझे टीचर बनना है, मुझे शिक्षिका बनना है, एकदम अच्छा बनना है, और मैं टीचर बनूंगी, और मैं बनी भी। फिर मैंने शादी के बाद में, जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद में मैंने MA पार्ट 2 किया, और मैंने B.Ed का, मेरा पहला साल था शादी का, तभी मैंने B.Ed का कोर्स किया। बहुत अच्छी बात है कि आपकी माताजी का आपके आपके सपने देखने में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। इस दौरान आपके पिताजी ने आपको बोला ड्रामा नहीं कर सकते हैं, गुजराती परिवार से हम होते हैं तो थोड़ा एक कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है, हर एक पिताजी का रहता है, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी होती है, पर कहीं ना कहीं आपके पिताजी का भी योगदान होगा आपके जीवन में, तो वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं अभी बताना चाहूंगी, जैसे सबीना जी ने बताया इंटरव्यू में कि अभी मुझे मिड डे डांडिया क्वीन 2020 बेस्ट आंटी का अवार्ड मिला। तो वो जमाने में डैडी, जब भी कंपटीशन हुआ करती थी, रात भर हम लोग डांडिया खेलते थे, तो मेरे डैडी हमेशा मेरे साथ में रहते थे, और वो इंस्पायर करते थे, वाह वाह क्या अच्छा खेल रही है तू, अच्छा खेल रही है, इंस्पिरेशन देते थे। जहां भी मुझे जाना रहता है, जहाँ कॉम्पिटिशन में, तभी स्टार्ट हुआ था कला गुर्जरी के डांडिया कॉम्पिटिशन, नवरात्रि में जो रहते हैं ग्रुप में, तो उसमें भी मुझे 2-2 महीने तक प्रैक्टिस करने जाती थी। फिर अनिल लविंगिया के साथ में मैंने फोक डांसेस के बहुत सारे प्रोग्राम दिए, अनिल लविंगिया जी जो है उनके साथ में। तो उसमें राजस्थानी डांस, कथक डांस, फिर राजस्थानी, आसामी, लावणी, फिर कोड़ी, सब वो सब डांस मैंने तभी सीखे। तभी मैंने क्लासिकल डांस नहीं सीखा था सर, बिकॉज क्लासिकल डांस उस जमाने में बहुत एक्सपेंसिव थे, और मुझे पता था कि माय पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। मगर डैडी ने हमेशा ये ड्रामा के लिए नहीं बोला, मगर पता नहीं डांस में और नवरात्रि में स्पेशली वो साथ में ही रहते थे। अदरवाइज मुझे छोड़ जाते, देखते थे कि ये लड़का ये लड़की ये सब ग्रुप बराबर है ना, हाँ तो इसको छोड़ देना सुबह 5 बजे तक। तो उस तरह से उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसका नतीजा, जिसका बोलते हैं ना सर के सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। कोई भी सीखी हुई चीज हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर काम आती है। तो उस हिसाब से अभी मैं देखूँ तो ये नवरात्रि में, ये लॉकडाउन में मिड डे 2020 डांडिया किंग का मुझे बिरुद मिला, तो वो भी गर्व की बात है। उसमें बोलूंगी कि वो जो बीज है,
वो मेरे डैडी के है। और अभी मैं जो एंकरिंग करती हूँ, मैं इलोकेशन में जाती हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ, अभी भी यहाँ बोल रही हूँ, तो वो मेरे टीचर के मुझे आशीर्वाद है, उनका मोटिवेशन है, तो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और मम्मी तो साथ में है ही, क्योंकि मम्मी वो तो एकदम आइडियल, और आज के दिन में भी कुछ भी मैं लिखूंगी करूंगी तो पहले मम्मी के साथ शेयर करूंगी, फोन करके उसके बोलूंगी जरा देख लेना बराबर है ना, क्या है जरा बोल देना। सो आपने आपने एक बहुत अच्छी बात बताई आपके पिताजी के बारे में कि आपको ड्रामा करने के लिए पिताजी ने मना कर दिया, पर वही पिताजी ने आपको काफी प्रोत्साहित किया आपके फोक डांस और उसके बारे में, ये होने के बावजूद कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और वो फोक डांस सीखना मतलब फाइनेंशियली बहुत महंगा था। तो कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न उठा उस टाइम, उस समय में, आपके बचपन में, कि ये पिताजी ड्रामा के लिए ना बोल रहे हैं, यहाँ पे मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा? उसका मैं आपको सही बोलूं सर, तो ड्रामा में इसीलिए कि ड्रामा पूरा एक नया दौर था, क्योंकि एक ड्रामा वहाँ बोलते थे ना कि वो नाटक नाटक है, जिंदगी एक नाटक ही है, वो क्या नाटक करना है, बराबर है। और ये डांस में क्यों उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे को लग रहा है क्योंकि वहाँ पे मेरे डैडी के अनिल लविंगिया जी जो है वो एकदम बेस्ट फ्रेंड थे, तो उनके नीचे मैं थी, तो उनको लगता था कि ये उनकी बेटी की तरह, और आज भी वो मेरे को रखते, तो वो सेफ रहेगी, तो वो मुझे वहां जाने देते थे। कि हम लोग तभी भी हम लोग एक ग्रुप लेके यूएस जाने वाले थे, मगर सम अदर वे नहीं हुआ, मगर तभी भी हम लोग ने नई दिन रात देखा, और यहाँ नटराज स्टूडियो के उधर हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, और उसमें से भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो मुझे बोलते थे कि नहीं उधर तू जा, वो तो उनको लगता था कि मेरी बेटी यहाँ पे सेफ है, और यहाँ नए माहौल में जाके क्या करेगी। जब भी अभी 2 साल पहले भी मैंने उसको बताया कि मैं एक ड्रामा में पार्ट ले रही हूँ, तो बोलते अरे बाप रे अभी ये बाकी है तेरा अभी। हाँ बाकी है अभी। बहुत अच्छी बात है, और ये एक बहुत स्वाभाविक बात है एक पिता होने के नाते कि अपनी बेटी की सबसे पहले प्रोटेक्शन होना, सेफ रहना, वो हर एक पिताजी का एक एक सबसे बड़ा एक डर भी होता है और एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। और उन्होंने काफी अच्छी तरह से बैलेंस किया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपने जब भी शादी की, और हमारा जब भी इसके पहले जब भी बात हुई थी, तो आपने बताया था कि आप हनीमून पे जाके वापस आए थे और आपको सबसे बड़ा आपके जीवन का एक झटका मिला, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं हनीमून से आए हम लोग, तो 13 दिन के बजाय हम लोग ने 15 दिन हनीमून में एक्सटेंड कर लिए थे। वो टाइम पे मैं तो एमकॉम का पार्ट 2 का एग्जाम देने वाली थी आके, क्योंकि फरवरी में थे, तो मई में एग्जाम थी। तो मेरे हस्बैंड तभी डायमंड में जॉब कर रहे थे। तो जब भी पहले दिन वो तो गए, मैंने बराबर अच्छी तरह से टिफिन बिफिन बना के उनको दिया, मैंने बोला चलो जाओ, आज मेरे हाथ से पूरी रसोई बना के दी। और अचानक से 1-1:30 बजे उनका फोन आया मुझे, तभी तो आपको पता है लैंडलाइन थे, तभी फोन आया, तभी उसको पता था मैं मेरी बहन के घर पे हूँ। तो मैंने अच्छा जमी लीधું તમે, શું થયું, બરાબર છે ને, એમ કરીને, બરાબર તું જમવાનું, એમ કરીને। तो कि नहीं मैंने नहीं खाना खाया है, मैं घर पे आके खाना खाता हूँ। तो मैं शॉक हो गई, कैसे क्यों उन्होंने बताया। तो मेरी बहन मेरी बाजू में ही रहती थी तभी, तो मैं तुरंत मेरे घर पे चली गई। वो आ गए घर पे, मतलब क्या हुआ, आपने टिफिन नहीं खाया? ठीक है, नहीं सेठ ने मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया है। तो डेट टाइम बहुत मेरे लिए बहुत कठिन था, मुझे बहुत रोना भी आया, ऐसे क्यों हुआ, मैं आई और आपकी जॉब चली गई। पर कभी बोलते ना सर, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, तो तभी जॉब छूटी, तो अभी ये सब मेरा जो है, मैं आपको जर्नी बताऊंगी, वो सब मिला, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हाँ। वो जो हादसा हुआ और आपके हस्बैंड वापस आए, घर में किस तरह की चर्चा हुई, क्योंकि आपके सास ससुर भी साथ में थे, तो उस समय, और आपने जैसे बताया फाइनेंशियल परिस्थिति भी आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, जहां पे आपकी शादी हुई वहां पे भी आपके हस्बैंड जॉब कर रहे थे, तो कैसे कैसे प्रश्न उठे उस समय आपके परिवार में बोलूँ तो मेरे ससुर तो नहीं थे, जब भी मेरे हस्बैंड 9th स्टैंडर्ड में थे तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और मेरी सास पहले से बहुत कूल मगज की है, वो कभी भी इतना इंटरफेयर नहीं करती है। उन्होंने बोला कि जाने दे जो भी होगा, मगर चिंता मुझे थी कि मैं आई, जॉब चली गई, और मेरे दादा ससुर थे वो बेड रिडन थे, तो बहुत मुझे बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और मेरे हस्बैंड बोले कुछ नहीं, जो भी होगा वो अच्छा होगा, देखते हैं हम लोग अदर वे कुछ देख लेंगे, अभी कुछ थोड़ी, अभी तो यंग ब्लड है मेरा, देखेंगे हम लोग क्या होता है, तू तेरा पढ़ाई चालू रखना, तू तेरा पढ़ेगा, क्योंकि तुरंत मेरा फिर बीएड का ईयर शुरू होने वाला था, जो मेरे लिए बहुत कठिन रहा, बहुत कठिन रहा। 1 साल जो था 9 to 5 जाना, जब भी एज अ बहू होके फिर कॉलेज जाना, वहाँ पे प्रोजेक्ट लेना, ये करना, और यहाँ पे सर्विस जॉब नहीं थी मेरे हस्बैंड की, तो बहुत डिफिकल्ट रहा वो साल मेरा, मगर मेहनत किया है तो उसका फल मिल रहा है सर। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अहम बात आपने बताई कि आपके पति का जॉब छूटने के बावजूद भी उन्होंने आपको कभी आगे पढ़ाई करने से रोका नहीं,
बल्कि आपको प्रोत्साहित किया। फिर आगे जाके क्या हुआ? मतलब अभी आपके पति की जॉब छूट गई थी, आप तो पढ़ रहे थे और घर तो चलाना है, साथ में सास है घर में, तो आगे क्या हुआ? आपके पति को दूसरी जॉब मिली या उन्होंने आगे फिर किस तरह से सोचा? हाँ, फिर उन्होंने आगे एक दो जॉब डायमंड में चालू की, डायमंड में जॉब की। फिर उन्होंने आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचा। उन्होंने दुबई के लिए इंटरव्यू दिया जिसमें वो पास भी हो गए, मगर तभी उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा दुबई तो मैं हूँ, नई नई दुल्हन हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे दादा है, मेरा भाई है, वो सबको छोड़ के मैं वहाँ चला जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे मैं नहीं सेटल हो पाऊंगा। और मैंने आपको पहले बताया था मैं तो बहुत गबरू किस्म की थी, तो मैंने बोला नहीं, मैं भी नहीं रह पाऊंगी अकेली, मैं कैसे रहूंगी अकेली। तो उन्होंने वो सोच के भी, उन्होंने बोला वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो तभी तो उन्होंने वो बोला कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट में भी क्या हुआ कि जॉब जिधर किया उन्होंने उनका 100% दिया, मगर वहाँ पे भी कुछ अच्छे अनुभव नहीं हुए, जो बोला था उस हिसाब से उनको नहीं मिला। और दिन रात उन्होंने देखा नहीं, वहाँ पे काम किया। फिर उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी। फिर मैंने बीएड मेरा हो गया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो लुहाना थी, तो लुहाना स्कूल है जू पे, तो उसे मेरे को बोला कि चल तू आती है मेरे साथ में, मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू देना है, मेरा रिज्यूम देती हूँ तो तू भी दे दे, साथ में देखते हैं, मुझे तो जॉब मिल जाएगी बिकॉज मैं लुहाना हूँ। तो मैं बोला मेरे को अभी जरूरत नहीं लगती है, मगर चल मैं चेक करती हूँ। मगर वहाँ मुझे जॉब मिल गई, परमानेंट जॉब मिल गई वहाँ पे जू पे एमएमएम गर्ल्स हाई स्कूल में। और मेरी जो मेरे साथ में आई थी उसको नहीं मिली, उसको बाद में एमएस स्कूल में मिल गई। तो मैंने जॉब चालू कर दिया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने, जब मैं बोला, वहाँ पे एक जगह पे जॉब कर रहे थे, मगर वहाँ पे भी उनको अच्छा नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि तू अभी ये जॉब छोड़ दे, अभी मैं मेरा कुछ करना चाहता हूँ, तू मुझे सपोर्ट करना। और उन्होंने बिजनेस करना, तभी सर पैसे भी नहीं थे, पहली बार हम लोग शिरडी गए थे, मम्मी डैडी लेके गए थे, सिर्फ 500 रुपये थे खिस्से में, मगर मम्मी डैडी ने सोचा था कि शादी के बाद लेके जाएंगे। उसमें से भी उन्होंने कुछ मेरे लिए लिया, पैसे छुट्टे करवाए, और दर्शन करने को गए तो सब पैसे वहां से भी किसी ने चोरी कर दिए। मगर वहां से मुझे श्रद्धा सबूरी मिली कि नहीं, कुछ तो भगवान में मानना चाहिए। और भगवान के हिसाब से वहां से हमारी प्रगति शुरू हुई। हम लोग पहली बार गए थे लाल डब्बे में, फिर वहां से एशियाड में, फिर नॉन एसी में, फिर एसी में, और अभी कार में जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मेहनत तो रहती है, मेहनत के साथ में श्रद्धा भी रहती है। मुझे पता है कि जब भी मेरे हस्बैंड ने पहला बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने, फिर मेरे को जॉब मिली, मैंने रिजाइन किया, तो मैं वो उनकी मेहनत थी और मेरी श्रद्धा। और मैं सोचती थी कि नहीं, आज ये ऑर्डर मिलेगा ना तो मैं ये 5 मंगलवार करूंगी, ये होगा ना तो मैं 5 गुरुवार कर लूंगी। तो वो जो था सिलसिला, वो भी चालू ही रखा था मैंने। और फिर उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। पैसे नहीं थे तो रिलेटिव्स के पास से हम लोग ने ब्याज पे पैसे लेके काम चालू किया। तो उसमें भी, और मेरी मम्मी ने एक बात सिखाई थी सर, मैं बोलना भूल गई। जब भी मैं कॉलेज में थी ना, तभी मम्मी बोलती थी कि पर्स है ना, उसमें एक पीछे पॉकेट रखने का, तेरा अभी मैंने 200 रुपया दिया है ना, 30 रुपया भी बचेगा तो पॉकेट में रख देने का, तो पैसा जमा होते हैं, और जमा होके 30 में से 300 हो जाएगी ना तो तू कुछ भी खरीद सकेगी। तो मैं ऐसे करके मेरा एक ड्रॉवर अलग रखती हूँ। आज के दिन में भी ऐसा है। तो कुछ अर्जेंसी हुई तो तभी हम लोग ने जब भी बिजनेस चालू किया, तो आई मीन जस्ट शेयर दैट मनी विद हिम, जो बाहर से हम लोग ने ब्याज से भी पैसे लिए। और हम लोग ने फिर हमारी कंपनी का स्थापन किया 1998 में। और मैंने तभी जॉब से फिर रिजाइन की थी, जो जॉब मेरी परमानेंट थी 4.5 साल की। ये एक आपने बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि आपके जीवन में जैसे आपके माता पिता ने काफी योगदान दिया, आपको संस्कार दिए, आपको इस तरह से आपको ग्रूम किया कि जिससे आप अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं, जीवन की किसी भी चैलेंज को निभा सकते हैं। और वही चैलेंज आपकी शादी की बाद आई। और शादी के बाद आने के बावजूद सराहनीय बात यह है कि आपके पति ने आपको बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए एजुकेशन। तो वो एक बात बतानी। और दूसरी बात कि अपने परिवार और अपनी पत्नी के लिए एक अच्छी से अच्छी विदेश की तक मिलने के बावजूद वो तक को ठुकरा देना और बोलना कि नहीं, हम यहाँ पे ही कुछ करेंगे, हमारे हिसाब से ही, हमारे बलबूते पे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये एक बहुत बड़ा आपके और आपके पति के बीच का एक जो संबंध बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर का विश्वास बोलते हैं, वो निकल के बाहर आता है। और उसी बहाने आपने फिर आपकी 4-4.5 साल की जो आप जो शिक्षिका थी, जब भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने सोचा कि यह भी एक मेरा कर्तव्य और फर्ज है कि मैं मेरा वो काम छोड़ के मैं मेरे पति का हाथ बंटवारा करूं। तो ये कैसे हुआ? आपने क्या, मतलब जब भी आपके बिजनेस की शुरुआत हुई, जब स्थापना हुई, तो किस तरह से आपने और आपके हस्बैंड ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम की शुरुआत की, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आई? जब भी मुझे उन्होंने बताया कि तू रिजाइन कर दे,
तो बोलते हैं ना कि पति परमेश्वर, वो जो बोले सब चीज। मैंने तभी सोचा भी नहीं, बस उन्होंने बोला रिजाइन कर दे, मैंने रिजाइन लेटर दे दिया। तभी मैं जो कि लेडीज मीन्स हम लोग का स्टाफ था, तो प्रिंसिपल भी जो लेडीज थे उन्होंने बताया कि फाल्गुनी तू अच्छा नहीं कर रही है, इतना अच्छा जॉब मिला है तुझे। हाँ सर, और उसके बावजूद 1 साल में ही मैं प्रेग्नेंट रही, मेरे को बेटा हुआ जस्ट, और तभी 1 साल के लिए उन्होंने मेरे रजिस्टर पे रख के उन लोग ने मेरे को लीव दी थी तभी। तो बोलते कि नहीं तू नहीं नहीं अभी छोड़ ये जॉब, तू रहने दे, तेरे को तो प्रिंसिपल बनने का मौका मिलेगा। मैंने बोला नहीं मैडम मुझे तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने वापस, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मैंने 6 महीना कंटिन्यू किया। तभी जो चैलेंज आई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि नहीं तू छोड़ देना जॉब। तो मैंने छोड़ के तुरंत ही दूसरे दिन से, मैं पेपर करेक्शन भी बाकी था तो मैंने काम ले लिया, क्योंकि सर बोलूं तो साहित्य में से जो साहित्य कल्चर शब्दों में खेलने वाली आंकड़ों में खेलने लगी एक साथ में एकदम शब्दों से, जो क्योंकि वहां जाके कविता समझाना बच्चे लोग को, अलग अलग उन लोग की कहानी, कि वहां हॉस्टल थी तो दीदी दीदी करके उनका बोलना करना, मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैंने क्यों छोड़ा ये जॉब, मेरे को कितने सारे थे। मगर यहाँ आके मैंने मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया, उनके सब HR में देखो तो वहां, तभी तो बैंक का काम देखो, वो सब मैं करती थी। जो काम था वो बोलते थे कि चल ये कर दे ये कर दे, और हम लोग घर से ही ऑपरेट करते थे। घर में हम लोग ने तभी लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और अभी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल ही है और ब्रांड नेम है हम लोग की। तो वहां का जो सब सैंपल बनाना ये करना सब घर पे हम लोग सैंपल बनाते थे, तो उसमें मैं उनको मदद करती थी, उनमें सब करना, और फिर बैंक का सब काम संभाल लेना, बाहर का काम संभाल, तो वो प्रोडक्ट डेवलप करते थे, फिर मार्केटिंग करते थे। तो मैं यहाँ पे सब बोलते हैं ना कि पैसे का थोड़ा अरेंजमेंट, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब से हम लोग ने पूरा, हम लोग के शून्य में से सब शुरू किया तभी। तो ये जो आपके अंदर ये जो एक आत्मविश्वास था उस समय कि जो भी चैलेंज रहेगी, जो भी तकलीफें रहेंगी, ये मुसीबतों का हम सामना करेंगे, क्या कहीं ना कहीं जाके आप उसका श्रेय आपके माता पिता को दे सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आपको बड़ा किया? हाँ, उनको तो श्योर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी कि रामनो आलो बटकू रोटलो खाधा करता खवरावे भलो, है ना, थोड़ा भी दिया है तो थोड़ा खा लो, गम खाने को सीखो, बोलना नहीं है किसके सामने। तो वो सारा मीन्स वो सब मैं माइंड में लेती थी मम्मी के साथ में। मगर कभी भी एक मैं बात बोलना चाहूंगी, आज दिन तक मेरे मम्मी डैडी ने कभी भी मुझे नहीं पूछा है, कि नहीं मेरे हस्बैंड को पूछा था तभी भी कि आप कितना कमा रहे हो। उनको एक विश्वास था कि नहीं मेरी बेटी है, वहां पे सेटल हो जाएगी, बेटी कुछ ना कुछ करेगी। और मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं बहुत भगवान में विश्वास रखती हूँ, उसमें सिद्धि विनायक, साईं बाबा और श्रीनाथ जी, तीनों में इतना विश्वास रखती। तो मुझे पता नहीं विश्वास था कि, और मुझे पता है कि वो सुनते हैं, जो बोलते हैं वो सुनते हैं, और हम लोग जो बोलते हैं उनका वो हम लोग को रिजल्ट भी देते हैं। तो साथ में मेरी वो श्रद्धा भी साथ में थी, और मम्मी डैडी का जो था वो भी था। तो मैंने मेरी जो एक्टिविटी थी, जो मैंने स्कूल और कॉलेज में की थी, साहित्य मंडल में थी, कविताएं लिखती थी, डांस करती थी, वो मैंने एक्टिविटी फिर बंद कर दी। मैं शादी के बाद में भी यहाँ भी फोक डांस के क्लासेस मैंने चालू किए थे, मगर बीएड में एडमिशन मिला तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था। तो वो सब एक्टिविटी को मैंने ताला मार दिया था, एक्टिविटी नहीं करती थी। पूरा कंसंट्रेशन मेरे बच्चे, क्योंकि तभी मेरे को फिर एक बेटी भी हो गई थी, तो बच्चे, फैमिली एंड बिजनेस, उसमें ही मैं मेरा कंसंट्रेट करती थी। एक यह चीज हमेशा ये प्रश्न रहता है जब भी एक पति और पत्नी साथ में मिलकर काम करते हैं, घर पे साथ में रहना और पूरा दिन ऑफिस में भी साथ में काम करना, और दोनों अलग अलग पहलू हैं, हर एक जगह पे अपने अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व हो सकता है? आज की पीढ़ी को भी ये काफी प्रश्न होते हैं कि हम साथ में मिलकर हस्बैंड वाइफ काम करेंगे तो काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, और उसकी हमारी मैरिड लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हो सकती है। तो ये पहलू को आपने किस तरह से निभाया? सर मैंने ये पहलू में ऐसे रखा था कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे लीडर है, वो मेरे गुरु है, वो जो करेंगे जो बोलेंगे वो ही बराबर है। बहुत जन ने मेरे को बोला मेरा कॉलर ट्यून है ना, वो है नयन ने बंद राखी ने मैं जा रहे तमने जुआ छे, तो बहुत लोग बोलते हैं अभी तो नयन खोल तू, क्यों नहीं खोलती है। मगर मेरा एक विश्वास कि मेरे हस्बैंड जो करेंगे वो सही करेंगे, और जो वो डिसीजन लेंगे वो ही डिसीजन बेहतर रहेगा। और बहुत एक दो बार हुआ भी ऐसा कि मेरे से ज्यादा कोई स्टाफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो मुझे बुरा भी लगा, मैंने बोला। फिर हम लोग घर पे आके कभी डिस्कस कर रहे थे बिजनेस का, तो उन्होंने बोला कि घर पे बिजनेस मत ला, घर में ऑफिस मत ला। तो मुझे लगता था नहीं, मगर मुझे ये डिसीजन चाहिए, मुझे ये निर्णय चाहिए, इसका क्या करना है। बोला नहीं, ऑफिस में ऑफिस ही रख, ऑफिस का काम ऑफिस में रख। और हम लोग ने डिवाइड ही कर दिया था कि मुझे उन्होंने अलग काम दिया था, वो अलग काम कर रहे थे, जो सब मैनेजमेंट था, जब एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब मेरा था। तो वो कभी भी, और आज की तारीख में वो मुझे इंटरफेयर नहीं करते कि तू क्या
कर रही है, उनको मेरे पे विश्वास है। और अभी तो बहुत ग्रो हो गया, अभी तो सब स्टाफ वाले भी है, मेरा बेटा भी हम लोग के साथ में है, तो वो लोग भी सब करते हैं काम। यानी मीन्स मुझे जो देना था वो मैंने 120% दिया था मेरी कंपनी के लिए, और उसका मुझे सेटिस्फेक्शन है। और बहुत इनडिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आते ही है, झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी बहस भी होती है, मगर उसमें से कैसे वे लाना है, तो कभी वो बोलते हैं, उनका गुस्सा आता तो मैं चुप हो जाती थी, कभी वो मेरे में इंटरफेयर नहीं होते थे, उस हिसाब से दौर चल गया आगे एकदम अच्छी तरह से। इस दौरान आपने बताया कि आपको एक बेटा हुआ जिसका नाम जश है और एक बेटी हुई जिसका नाम महक है। तो एक 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 तरफ ये होता है कि अपना बिजनेस है, जो एक शुरुआत है अपने बिजनेस की, जहाँ पे अपना बिजनेस में भी हमारी काफी इन्वॉल्वमेंट है, एंड स्पेशली एज अ लेडी आपकी काफी इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम। छोटे बच्चे होना, घर पे सास होना, तो आप ये सब पहलू को किस तरह से बैलेंस करते आई उस समय? बोले जाए ना सर, तो बोलते हैं ना कि टीचर का था, तो यानी टाइम टेबल बनाना मेरा हैबिट है, और आज के दिन में भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू तो एकदम कैलेंडर है और एकदम घड़ी है तू मेरा तेरे से नहीं जमेगा। तो मैं आज के दिन में भी मैं इतना मीन्स सब शेड्यूल बना के ही चलती हूँ। और तभी भी ऐसा हुआ था कि मैं मेरा टाइम टेबल बना देती थी कि सुबह 9 से 12 बजे तक को टाइम देना है ऑफिस को, बैंक को, जो काम है वो सब निपटाना है। 12 बजे तभी लोग नर्सरी में उनको लेके घर पे आना, उनको खाना खिलाना, 1 बजे वापस से ऑफिस जाना। ऑफिस आने अभी तो रेंट पे ऑफिस थी एकदम छोटी, और पहले तो घर पे से करते थे, तो 1 से 4 ऑफिस में जाना, 4 बजे वापस घर पे आना, बच्चे लोग को टाइम देना, और शाम को खाना बनाना। उस तरफ से पूरा शेड्यूल। मेरे बच्चे लोग भी एकदम हैबिचुअल हो गए थे। 3:45 होंगे तो लोग बैठ जाते थे कि मम्मी अभी आएंगी और हम लोग को होमवर्क करने बैठना है। तो उस हिसाब से मैं सब बैलेंस कर लेती। बाद में सामाजिक कार्य भी रहते हैं, वो सब में भी मैं सब मैनेज कर लेती थी सर। तो ये प्रश्न अभी ये है कि आपको एक बेटा है और एक बेटी है, बेटे बेटी में क्या फर्क है, और क्या ये फर्क होना जरूरी है उनकी उनकी ग्रूमिंग और उनके ब्रॉटअप में? मैं तो बोलूँगी, मुझे पूछा जाए पर्सनली तो बेटे और बेटी में मैं तो फर्क नहीं रखते, बल्कि मेरे हस्बैंड भी नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी आज का जो सिचुएशन है, जमाना है, उस हिसाब से दोनों को हम लोग तो एक तरीके से ही देखते हैं। मगर कभी कभी उन लोग को रख देता है कि जेंडर बायर्स हो जाते हो आप लोग। मेरी बेटी को बहुत ज्यादा होता है तो जेंडर बायर्स है, मगर हम लोग की तो बोलते हैं ना कि दोनों बच्चे एक ही तरीके हैं, उन लोग को एक ही तरीके से हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। यानी दोनों को एक ही तरह से हम लोग देख रहे हैं, बेटी हो या बेटा हो। मगर हाँ, उनके मन में जो है, उनको जो इच्छा है, उनको जो करना है, वो हम लोग करने देते हैं, उनकी प्रायोरिटी देखते हैं कि उनको क्या करना है। तो जैसे आपने बताया कि आपका बेटा जो जश है वो बड़ा है बेटे और बेटी में, और ऑलरेडी वो आपके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका है। आपकी बेटी है वो अपने हिसाब से कुछ अपने 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 लिए करियर ढूंढ रही है, आपका क्या योगदान है? जैसे आपकी मदर का आपके करियर में योगदान था, आपकी ग्रूमिंग में योगदान था, आप आपकी बेटी को किस तरह से देख रही है, आप किस तरह से उसको योगदान दे रही है इसके बारे में? मेरी बेटी जो है अभी तो वो उसका 4th सेमेस्टर बाकी है एमकॉम का, तो एमकॉम हो गई। मगर जब से लॉकडाउन आया तभी से उसको ऐसा ही लगता है, इनसिक्योरिटी फील करती है, हम लोग की तो कैरियर हुई नहीं और ये लॉकडाउन आ गया, अभी हम लोग क्या करेंगे। तो मैं उसको समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने 8 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले लास्ट ईयर हम लोग से ट्रेनिंग भी ली, ट्रेनिंग के लिए आ रही थी वो कैरोल में, मगर वहाँ उसको नहीं अच्छा लगा तो उसने डिसकंटिन्यू किया, बोले मुझे नहीं इधर अच्छा लगता है, मुझे मैं ये नहीं काम करूंगी। तो उसके लिए हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड उसके साथ में बहुत सारी बात करते हैं, उसको बोलते हैं तू शेयर कर, तुझे क्या शेयर करना है। और हम लोग हमेशा बोलते हैं दोनों बच्चे लोग को कि केयरिंग एंड शेयरिंग वो बहुत ही मायने रखती है लाइफ में। तो तू शेयर करेगी तो तुझे पता चलेगा कि तुझे क्या करना है लाइफ में, तू देख तुझे क्या करना है बाकी। और उनको जो पढ़ना भी है, दोनों, मेरा बेटा भी अभी पढ़ रहा है, बेटी भी पढ़ रही है, तो पढ़ने के लिए भी हम लोग ना नहीं बोलते। जब भी को बेटा को तो वो बिजनेस में भी है, तो हम लोग अभी बोलते क्या तू तो एमकॉम हो गया है, और उसने सीए भी हाफ वे तक किया है, आर्टिकलशिप भी की है, तो नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। तो हम लोग उसको पढ़ने देते, क्योंकि लाइफ में फ्यूचर में उन लोग को रंज ना हो जाए कि हमें पढ़ने के लिए ना बोला गया था। और जब भी बेटी है वो पहले से बोलती है मुझे कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है, मैं एमकॉम करूंगी। और उसने डिजिटल मार्केटिंग किया, उसने अभी एक कोर्स भी लॉकडाउन में ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए किया, मगर देखा उसने कि मेरे को उसमें भी नहीं जमने वाला है, क्योंकि उसमें इसकी थियरी पूरी अलग है। तो अभी भी उसके लिए हम लोग का जो बोलते हैं कि मेंटर के हिसाब से बहुत सारा, रोज कुछ भी हो जाए हम लोग के साथ में शेयर करते हैं, हम लोग उसके साथ में डिस्कस करते हैं कि तुझे क्या करना है, तू बता, तुझे करना है,
तेरे लिए कैरोल, तेरे लिए हमारी कंपनी तो खुली है, जब भी आना है तभी तो आ सकती है। मगर नहीं, उसको है कि मैं कुछ करूं, मुझे करना है। और वो है ना कि जो अपने बलबूते पे करते हैं, अदरवाइज अपने इंटरेस्ट का करते हैं, तो एक एनर्जी अलग मिलती है। तो हम लोग उसके लिए बेटी को हम लोग वो चीज से संवार रहे हैं कि जब भी जाए लाइफ में, जहां भी जाके खड़ी रहे, तो उसको वो अपना एकदम कॉन्फिडेंटली वो खड़ी हो सके। क्या आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जैसे आपने मुझे बताया था, हमारी जब 2 दिन पहले बात हुई थी, कि आपकी बेटी कुछ अलग अलग अपने हिसाब से ट्राई कर रही है, और उसमें आपने किस तरह से योगदान दे रहे हैं आप? जो हाँ, अलग अलग विचार आते हैं उसको करने के लिए उसमें। हाँ, उसमें उसको बहुत सारे आते हैं विचार। उसने पहले सोचा कि पहले मैं तो अपनी कंपनी में आऊंगी। कंपनी में आई, 8 महीने उसे काम किया, बहुत सारा सीखा, सब अलग अलग डिपार्टमेंट जाके उसने सब सीख लिया। अभी बोलती है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मुझे वो नहीं करना है, मुझे मेरा कुछ करना है, क्योंकि उसको व्लॉगिंग करना है। शी इज इनटू ट्रैवल एंड ब्यूटी और फैशन में उसको है, तो वो व्लॉगिंग ही कर रही है। उसने यूट्यूब चैनल अपना खोला है। तो मैं बताऊं, आजकल के बच्चे लोग, लड़का हो या लड़की हो, इतने क्रिएटिव होते हैं, अपने को ऐसा होता है कि इतना सारा वो कर सकती है। जब भी जहां भी ट्रैवल करती है तो वहां जाके वो इतना सारा अपना एकदम बोले क्रिएटिव वीडियोस बनाती है, जो वीडियोस से मुझे भी लगता है कि उसको इतना सारा आता है। उसने डिजिटल मार्केटिंग भी किया हुआ है, वो मेल्स भी अच्छा लिखती है, तो मैं उसमें योगदान देती हूँ। फिर उसने बोला कि मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट का करना है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट वो भी वीगन, बिकॉज शी इज 99% वीगन। उसे देखा कि वीगन जो है, वो वीगन इज द फ्यूचर ऑफ द मीन्स वर्ल्ड। क्योंकि जो कि मैंने बताया कि हम लोग नेचुरोपैथी में लास्ट 17 ईयर्स है, क्योंकि नो मेडिसिन इन आवर होम। तो उसने बोला कि मैं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट का मैं उसने ब्रांड नेम भी सोच ली, वो कर लिया। उसके लिए मेरे हस्बैंड 5 से 6 जन के साथ में उसके मीटिंग करवाई, वो मिलने को गई। लास्ट में एक लेडी को मिली, जब भी उसने बताया कि तुझे यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा, तुझे बोलना पड़ेगा 2% डालती है, मगर बोलना पड़ेगा मैं 6% डालती हूँ। तो उसने बोला मुझे वो नहीं करना है। तो उसने बोला कि मैं वो नहीं करूंगी। तो हम लोग ने बोला कि तेरे को वो नहीं करना है कि मत कर। तो अभी वो शी इज थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा जो व्लॉगिंग चल रहा है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो मैं जो ट्रैवलिंग का कर रही हूँ, जो फैशन का कर रही हूँ, उसके साथ में मेरा बिजनेस भी चले, फ्यूचर में मेरा घर भी अच्छा रहे, और मैं कमा भी सकूं, और अच्छी तरह से मैं रह भी सकूं। तो उसके लिए रोज हम लोग, जब भी हम लोग काम छोड़ के वो बोलती है, तो उसके साथ में हम डिस्कस करने को बैठ जाते हैं, और हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि तुझे क्या करना है। और वो जो बोलती है, अभी 15 दिन पहले मुझे भिवंडी लेके गई थी, तो मैं उसके साथ में गई। मैंने बोला नहीं चलते, तुझे जाना है तो आई विल कम विथ यू, यू जस्ट सी व्हाट इज देयर, और तू तभी नक्की करना तुझे क्या करना है। फिर शीज, मैं तो वही बोलती कि तू तो पढ़ रही है, ऐसा समझ के तू पढ़ रही है अभी। मगर उसके दिमाग में वही है कि हम लोग लॉकडाउन के हिसाब से, अभी मेरा कैरियर चालू होते होते ये ठप हो गया है। तो वो तो आपको क्या कभी ऐसा प्रश्न मन में नहीं आता है कि अगर मेरी बेटी बहुत ज्यादा अपने अपने बलबूते पे कुछ कर लेगी, तो आगे जाके उसके लिए राइट लाइफ पार्टनर ढूंढना, सही तरह का घर ढूंढना, कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें खड़ी होगी? क्या आपको और आपके हस्बैंड को कभी ऐसा विचार आता है? नहीं, हम लोग को ऐसे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि, और एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है कि अपनी बेटी पे भी, कि वो जो करेगी तो जब भी फ्यूचर में, इसलिए हम लोग उसको ऐसा भी काम देना चाहते हैं कि वो जब भी फ्यूचर में शादी के बाद जाए तो घर भी संभाल सके, और उसका काम भी संभाल सके, और सबको और बराबर न्याय दे सके। तो हम लोग तो उसको इंस्पिरेशन देते हैं कि हाँ। और जब भी मैं सोचती हूँ कि कोई वेग रास्ते पे ना जाए, अच्छी तरह से जो भी करे वो बराबर करे, उसको एक सेटिस्फेक्शन होए, उसको एक संतोष होए, वो काम करेगी तो उसको अच्छा होगा। आई डोंट नो वेदर इन फ्यूचर में वो शायद कंपनी में भी आ जाए। मैं तो उसको बोलती हूँ कि यहाँ आ जाना, अभी चलो मैं रिटायर हो जाती हूँ, बाहर रिटायर થાય છે તું આવી જાય यहाँ આગળ तो પછી સારું। तो शी सेइंग नो, नॉट राइट नाउ, आई वांट टू मींस गिव माई सेल्फ, मेरा जो शौक है वो मेरे को देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई माई सेल्फ। और बेटे ने तो अपने आप ही ये बिजनेस में आया, उसने उसका अलग सा, हम लोग ने डिपार्टमेंट भी खोल दिया है, उसकी एक अलग से फैक्ट्री करी। तो ही इज ऑल्सो डूइंग वेल इन एंड ही इज सेटिस्फाइड, बट ही वॉन्ट्स टू डू एजुकेशन। उसको बोलता है कि नहीं, डबल नहीं तो छोकरी नहीं મળે, બહુ જરાક ભણવા, બધી છોકરી તો બહુ ભણે છે આજકાલ। ओके। नहीं तो आपकी बेटी, आपने जो सोचा कि अपने अपने फैमिली बिजनेस में आए, आपको क्यों लगता है कि फैमिली बिजनेस एक सही जगह है कि जहां पे अपनी आपकी बेटी को ज्यादा अच्छी तरह से ग्रूमिंग हो सकता है? उसमें दो चीज है कि एक तो अपने बिजनेस में आएगी, तो अभी बाहर आजकल स्टाफ हम लोग अपॉइंट करते हैं, तो उसके बजाय हम लोग के घर के ही कोई आए बिजनेस में और वो संभाल ले, तो थोड़ा मुझे और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगे। और आई हैव ट्रस्ट ऑन हर कि उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो बोलने की स्किल है,
उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उसका प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छा है। तो क्यों ना अपने ही बिजनेस में, अपने ही कंपनी में उसको ग्रो करे वो। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं कि उसके आने से कंपनी और ग्रो होगी। मगर साथ में उसका है, यंग ब्लड है, उसका भी देखना है। उसको लगता है कि नहीं मुझे चांस देना है, मेरी तरफ से कुछ करना है, तो हम लोग उसको भी चांस दे रहे हैं। तो कंफ्यूजिंग स्टेज तो नहीं बोल सकती हूँ, मगर देखेंगे अभी क्या होता है, क्योंकि उसको ऐसा है कि मुझे कुछ अलग से करना है। और आखिरी सवाल आज का आपके लिए यह है कि फाल्गुनी पारेख आजकल क्या कर रही है? ओह माय गॉड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और मेरे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल यानी मैं बोला था ना कि जो मैंने ताला मार दिया था जो सब एक्टिविटी को, वो चाबी गुम गई थी ताले की, वो अभी चाबी मुझे मिल गई है। तो मैं अभी लास्ट 3-4 साल से तो बहुत ही एक्टिव हूँ सब कल्चरल एक्टिविटी में। मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कला गुर्जरी में, बच्चे लोग के साथ में। और लॉकडाउन में मैं तो बोलूंगी कि स्पिरिचुअल भावना भी रखनी बहुत ही जरूरी है। मैं सबसे पहले 21 डेज की मेडिटेशन का चैलेंज लिया, बाद में मैंने माइंड ट्रेनिंग एंड पॉजिटिविटी का एक वर्कशॉप किया। वहां से लेके अभी तक बहुत सारी एक्टिविटी की है, जिसमें मिड डे, जन्मभूमि, मुंबई समाचार, और बल्कि कल का लेटेस्ट में बताऊं तो कल भी हम लोग का एक 2 महीने से चल रहा था डायनेमिक क्वीन का एक इवेंट था, उसमें भी मुझे प्रिंसेस डायनेमिक का किताब मिला कल लास्ट रात को ही। तो बहुत सारी मैं जो सब एक्टिविटी जिससे मुझे एक बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, एक કર્યાનો સંતોષ મળે છે। અને સાથે સાથે એવું પણ 40 साल के बाद मैंने सोचा है कि कोई भी 2 जन के मुख पे स्मित लाना है डे के एंड में, दिन के अंत में। और सबको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कोई भी तरफ से कुछ जरूरत हो तो जरूरत उनको देनी है, क्योंकि कम्युनिटी ने हमें बहुत सारा दिया है, तो अभी टाइम है कि कम्युनिटी को वापस देना है। बहुत अच्छी बात है। एक चीज आपने बताई है, दर्शकों को ये समझ में आ रही है कि जहां से आपकी जीवन की शुरुआत हुई, कला और संस्कृति, आज घूम के आप वापस 360 डिग्री घूम के वहां पे आ चुकी है। और इसके दरमियान आपने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। हर एक उतार चढ़ाव में आपने जो बचपन में सीखा वही आपने अपनाया, और वही चीज ने आपको कॉन्फिडेंस दिया। आपने आपके हस्बैंड को सपोर्ट दिया, एक अच्छा सा फैमिली बिजनेस खड़ा किया। आज आप वही चीज अपनी बेटी के लिए कर रही है। यू आर शोइंग हर द वे फॉरवर्ड कि क्या करना है, कैसे करना है, और आप उसके हर एक इंटरेस्ट में साथ रह के सहभागी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। दर्शकों, एक चीज है एक चीज और भी मैं बता रही हूँ, सॉरी, कि ऐसे बोलते हैं ना कि जब भी मैं छोटी थी तभी मैंने देखा था, मम्मी ने बोला था कि जो भी करो और घर से छुपा के मत करो, शेयर करो, और योर बेस्ट फ्रेंड इज योर मॉम ओनली। तो ऐसे मेरी मम्मी के साथ मैं फ्रेंडली रही हूँ, और मेरी बेटी आज के दिन में भी वो मेरे साथ इतनी फ्रेंडली है। और बोलते हैं ना कि प्रेम देखो घर पे नहीं मिलेगा तो प्रेम बाहर दे ढूंढने को जाएगी। तो वो जब भी बोलती है, जो भी टाइम पे बोलती है, मैं कहाँ भी होगी दुनिया में, मैं उधर आके बैठ जाऊंगी कि नहीं मैं आई विल स्पेंड टाइम विथ हर। तो वो बहुत मायने रखती है कि बच्चे लोग को टाइम देना बहुत महत्व का है, और उनको सिखाना चाहिए कि शेयर करो, जो भी है शेयर करो, अपने आप के मन में मत रखो। बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। और आज का हमारा ये करीब 20वां एपिसोड है। हमने 20 एपिसोड के दरमियान काफी अतिथि विशेष को बुलाया है। आज फाल्गुनी बहन है। हमारे अतिथि विशेष में भारतीय नारियां रह चुकी है और विदेशी नारियां भी रह चुकी है। और दो चीजें बहुत बहुत क्लियरली उभर के आती है। सबसे पहली बात यह है कि एक नारी के जीवन में, एक महिला के जीवन में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद के माता पिता जी का होता है, और उतना ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है उनके खुद के पति का। तो ये एक बात उभर के बहुत क्लियर आती है। दूसरी बात जो उभर के बहुत क्लियरली आती है वो यह है कि आज की महिला, आज की नारी सक्षम है कि एक तरफ अपने कैरियर को भी देख सके और दूसरी तरफ अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार का भी ध्यान रख सकती है। तो थैंक यू फाल्गुनी जी आपके आने के लिए। और ये सोच के साथ हम चल रहे हैं कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज बिजनेस जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी संस्था है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। और यह संस्था में हम कुछ ऐसी सोच विचार लेके आ रहे हैं। सोच बदल रही है। क्या हम हमारी सोच बदल सकते हैं? क्या हमें सोच हमारी बदलनी चाहिए?
क्या आप हमारे साथ इसमें सहभागी होना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। हमारे एक अहम कार्यकर है मिसेस सुजाता रॉय, उसका नंबर है 9833967687। तो दर्शकों, अगले हफ्ते अगले रविवार को ठीक इसी समय एक अलग अतिथि विशेष के साथ मिलेंगे। एंड थैंक यू फाल्गुनी जी फॉर बीइंग विथ अस, बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी इसका काफी लाभ हुआ। मैं भी थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबको, शुक्रिया अदा आप सब लोग का। और मैं एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगी सब महिलाओं के लिए, लव योर सेल्फ एंड लव योर फैमिली। और पहले आपको भी लव करो, आप अपनी जात को लव करो, आपको टाइम दो और फिर अपने आप ही आप फैमिली को भी एकदम अच्छा कर सकोगे। लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, ये इनका एक आपको लास्ट एक मैसेज है हर एक महिलाओं को, और नहीं हर एक महिलाओं को, हर एक लोगों को, जो हर एक दर्शक है जो हमारा सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। We will be back same time next Sunday with a different guest. Thank you so much.